से अनुरोध करता हूं। नमस्कार सर, ये चैटबॉट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चैटबॉट बेसिकली एक मशीन लर्निंग का टूल है जिसके द्वारा हम कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो वो आंसर कर देता है। और इसके पीछे जैसे जनरली कॉल सेंटर्स में हम कॉल करते हैं तो वहां एक ऑपरेटर कॉल अटेंड करता है, वो आंसर करता है। लेकिन यहाँ जैसे ही आप टाइप करेंगे तो चाहे आप हिंदी में करें, चाहे अंग्रेजी में करें, चाहे इंग्लिश में करें, तो परिवार पहचान पत्र से संबंधित समस्त जानकारियां इस चैटबॉट से मिल जाएंगी। और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति या परिवार अपने विभिन्न वेरिफिकेशंस का स्टेटस जानना चाहता है या कोई सर्विस के बारे में जानना चाहता है तो उस तरह की समस्त जानकारी इस चैटबॉट के द्वारा 24 घंटे, चाहे अपने घर पे, चाहे अपने काम करने की जगह या अपने मोबाइल से, कहीं से भी वो प्राप्त कर सकता है। और ये चैटबॉट जो मेरा परिवार.हरियाणा.gov.in पोर्टल है उस पे ये उपलब्ध है। और साथ ही साथ ये हरियाणा में किसी भी विभाग का पहले तरह का चैटबॉट है, पहला कोई विभाग है जो ये चैटबॉट लॉन्च कर रहा है। और हमें विश्वास है कि इससे आम जनता तक परिवार पहचान से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो बहुत ही सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी समस्या, कोई शिकायत, कोई भी जिसका समाधान चाहते हैं वो भी इसके द्वारा किया जा सकता है। और इसके साथ साथ ही चैटबॉट के साथ साथ ही जैसे हम सभी व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, हर किसी के फोन में व्हाट्सएप है, तो इसी के साथ साथ व्हाट्सएप पे भी कोई अपना जानकारी प्राप्त कर सकता है परिवार पहचान पत्र से संबंधित जो चैटबॉट पे अवेलेबल है। और वही सारी समझ जानकारियां व्हाट्सएप से भी प्राप्त की जा सकती है अपने क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में। तो अब परिवार पहचान पत्र की संबंधित कोई भी जानकारी कॉल सेंटर के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आप ग्रीवेंस पोर्टल पे जाके ग्रीवेंस दर्ज करा सकते हैं और साथ ही साथ चैटबॉट और व्हाट्सएप से भी जानकारी ले सकते हैं। और सॉरी सर, नाम सर उसमें आएगा सर इसलिए तो। और इस चैटबॉट का नाम है ताऊ। तो ताऊ से आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, ये समझ जानकारी देंगे। मैं हूं ना। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि माउस का बटन दबाकर ताऊ नामक चैटबॉट का लोकार्पण करें। तो लठ ठाठा के बीमार है। लठ गाड़ रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी और सेवा विभाग द्वारा हाल में ही ऑटोमेटिक बुढ़ापा पेंशन शुरू करी गई थी, जिसमें अगर कोई भी एलिजिबल व्यक्ति है जिसकी 60 साल की उम्र हो जाती है और उसका इनकम लिमिट में वो परिवार आता है तो उसकी प्रोएक्टिव पेंशन बनाई जाती है। तो उसी कड़ी में आज दिव्यांग प्रोएक्टिव पेंशन का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। उससे पहले श्री विजेंद्र कुमार जी से मैं अनुरोध करूंगा इसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण दें। जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले साल ओल्ड एज पेंशन को प्रोएक्टिव कर दिया गया था। प्रोएक्टिव का भाव, कहने का भाव यह है कि एज के लिए वेरिफिकेशन जैसे ही सीआरआईडी के डेटाबेस में हो जाती है और हमें पता लग जाता है कि अगले 1-2 महीने में कौन कौन 60 की उम्र क्रॉस करने वाला है, तो वो डेटा इकट्ठा करके सेवा विभाग को भेज दिया जाता है ताकि वो उस नागरिक से मिलकर उसकी कंसेंट ले ले, क्या आप अपनी ओल्ड एज पेंशन शुरू करवाना चाहते हैं या नहीं। इसी कड़ी में आज एक और बड़ा स्टेप लिया जा रहा है कि दिव्यांग की पेंशन, जो डिसेबिलिटी जिन लोगों को है, उन लोगों की पेंशन भी प्रोएक्टिव मोड में आज से शुरू की जा रही है। आज पंचकुला जिले के लगभग 15 केसेस की पेंशन आज यहां से माननीय मुख्यमंत्री शुरू करेंगे। और इसका भी प्रोसीजर वही रहेगा कि जैसे ही डिसेबिलिटी 60% की डिसेबिलिटी की वेरिफिकेशन हो जाती है सीआरआईडी डेटाबेस में, वो डेटा हमारे पास सेवा विभाग के पास पुश किया जाएगा। सेवा विभाग अगेन उसकी कंसेंट के लिए नागरिक को अप्रोच करेगा और कंसेंट के बाद उसकी पेंशन वहां पर शुरू कर दी जाएगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि माउस का बटन दबाकर इस नए प्रकल्प प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन का शुभारंभ करें। आज की इस कड़ी में आखिरी किंतु मेरा मानना है सबसे महत्वपूर्ण
जैसा कि आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, अब तक हरियाणा में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जो बुक हुआ करते थे, सब सिफारिश से, मैनुअल तरीके से, नाना प्रकार से लोग बुक कराते हैं और उसका कोई सिस्टम नहीं बन पाया था। तो उसका संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि इसका भी एक सिस्टम बनाया जाए और उस कड़ी में एक नया पोर्टल विभाग द्वारा तैयार किया गया है, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा, जिसमें हरियाणा के समस्त पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस इंक्लूडिंग हरियाणा भवन में दिल्ली के, उसका एक पोर्टल बनाया गया जिसके माध्यम से सभी उन कमरों की बुकिंग की जा सकेगी और इसमें जो आम जनता है वो भी इसमें बुक अपना कमरा करा सकते हैं फीस देकर। और इसके अलावा बाकी भी जो एंटाइटल्ड लोग हैं, चाहे ऑफिसर्स हों चाहे विधायकगण हों, वो भी इसमें बुक करा सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंट सिस्टम से इसमें बुकिंग संभव हो पाएगी। तो अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि माउस दबाकर इस पोर्टल का भी उद्घाटन करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके उद्बोधन के लिए अनुरोध करता हूं। मित्रों, जैसा हमको जानकारी है कि हमारा हमेशा ही फोकस रहा है कि गुड गवर्नेंस, सुशासन, इसके आधार पर चीजों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक 25 दिसंबर 2014 जिसको हमने पहला सुशासन दिवस के नाते से कहा था और टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर चीजों को बढ़ाने का जो क्रम उस समय शुरू किया था, लगातार उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज भी इसमें 3 ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो जिनको लॉन्च किया है वो आपके सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहले तो चैटबॉट का ये जो एक सोल्यूशन ये दिया गया है। और हमको जैसे पता है कि परिवार पहचान पत्र भी अपने आप में एक यूनिक ऐसी एक चीज जो हमने तैयार की है, जिसका लाभ प्रदेश के लगभग 72 लाख परिवारों को उसका लाभ मिलेगा। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्वाभाविक है कि उसके अंदर प्रारंभिक कुछ जिसको कहना चाहिए कि एक निटी-ग्रिटीज ऐसी होती हैं, जो कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, उनको हमने लगातार ठीक किया है। चाहे उसमें राशन कार्ड की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे चराई योजना की हो, इनकम की हो, वो पर्याप्त संख्या में हमने ठीक किया है। क्योंकि अभी एक ऐसा फ्रेंडली एक पोर्टल बनना चाहिए जिससे किसी भी आदमी को कोई भी जानकारी अपनी लेनी है तो कहीं भी वो ले सकता है अपने मोबाइल से उसको खोल करके। और चैटबॉट का जैसे एक सिस्टम होता है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज, ये जो सारे सिस्टम होते हैं ताकि हमारे बोलने से ही और वो उसकी आवाज को पहचान ले और पहचानने के बाद उसका उत्तर वहां से मिले। उत्तर भी देंगे ताऊ जी, तो उत्तर जो है हमको मिले। अब इसमें एकदम ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे उस सिस्टम को अडेप्टिव होना पड़ता है। जिस आदमी को बोलना है उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज, उसको। और ये सामान्यतः एक बार जो व्यक्ति अपना चैटबॉक्स को खोलेगा और वही व्यक्ति बार बार पूछेगा तो उसके उत्तर ठीक आएंगे। लेकिन अगर एक ही चैट बॉक्स को मुझे लगता है अगर अलग अलग व्यक्ति जाके पूछेंगे तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम कई बार आती है। अब ये प्रारंभिक चरण हैं, जो भी चीजें इसमें होंगी हमारे टेक्निकल लोग इस पर लगातार नजर रखेंगे। लेकिन अच्छा फ्रेंडली एक विषय, जहां भी कई आदमी होता है अपने मोबाइल को साथ लेके रखता है, चाहे वो खेत में जाए, ऑफिस में जाए, घर में बैठे पढ़ने जाए, सैर करते हुए भी अपनी जानकारियां ले सकता है। चैट बॉक्स का एक ही इस प्रकार से एक हमने सोल्यूशन दिया है और मैं समझता हूं जनता को बहुत इसका लाभ होगा। और जितने उसके प्रश्न होंगे, चाहे उसके जाति के हैं, आय के हैं, व्यवसाय के हैं, जन्मतिथि के हैं, ये सब जो उसको, चाहे उसका फिर आय के साथ उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन कार्ड हो, फिर उसकी चाहे जो भी कोई प्रश्न है, वो सारा जो सूचना डाटाबेस हमारे पास जो कोष बना है, उस कोष में से उसको ये उत्तर त्वरित और सटीक रूप से ये सब मिलेगा। दूसरा जो हमने प्रोएक्टिव एक पोर्टल बनाया है वो दिव्यांग सेवा, दिव्यांग की पेंशन, ये सेवा। और इस सेवा में अभी तक दिव्यांग को पेंशन बनाने में काफी कठिनाई आती थी। आयु के हिसाब से तो 60 वर्ष की आयु एक गणना के हिसाब से ऑटोमेटिकली व्यक्ति की गणना हो जाती है, लेकिन इसमें शर्त है कि 60% उसका दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे ही 60% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट डॉक्टर से वो प्राप्त करेगा, उसको अपलोड करेगा, अपलोड करते ही प्रोएक्टिवली उसकी पेंशन जो है वो घर बैठे बनेगी, इसमें कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। और जो तीसरा एक पोर्टल है वो हमारे
यानी जो जितने भी रेस्ट हाउसेज हैं, चाहे वो दिल्ली का हरियाणा भवन है, चाहे फिर हमारा गुड़गांव का पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है, या पंचकुला का पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है, और जितने हरियाणा के लगभग ये 45 के आसपास रेस्ट हाउसेज हैं। इसमें शिमला का बेनवर्बी है, मसूरी का रेस्ट हाउस वो भी इसमें जोड़ा है। मेरे ख्याल प्रदेश के बाहर के तो 2 ही है इसमें। तो उन सबको जोड़ करके और जो भी व्यक्ति बुकिंग करना चाहता है उसमें एंटाइटल्ड, जिनकी एंटाइटलमेंट है, अधिकारी हैं या राजनीतिक जो लोग हैं, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, वो सब कर ही सकते हैं, अधिकारी भी कर सकते हैं। इसमें पत्रकारों को भी जिनको उसकी एंटाइटलमेंट होगी वो भी उसमें अपनी बुकिंग हिसाब से कर सकेंगे। बुकिंग प्राइवेट लोग भी कर सकेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम बनाया है कि 15 दिन पहले उसके लिए प्राइवेट बुकिंग के लिए जो कमरे निर्धारित किए गए हैं उतने वो कर सकते हैं। 15 दिन से 7 दिन जब रह जाएंगे तो उन कमरों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। यदि वो आधे कमरे उनके लिए हैं, आधे कमरे जो एंटाइटल्ड लोग हैं उनके लिए। लेकिन एंटाइटल्ड लोग अगर बुकिंग नहीं कर पाते हैं, फिर भी कमरे बचते हैं, तो और कमरे फिर 7 दिन तक उसको 75% कमरे बुकिंग करने का भी एक सिस्टम बनाया है। हरियाणा निवास में, क्योंकि हरियाणा भवन में 20 कमरे ऐसे आखिर तक हम निश्चित करके रखेंगे, क्योंकि वहां सामान्य अधिकारियों को अपनी मीटिंग्स होती हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको जाना होता है। तो 20 कमरे आखिर तक उनके लिए उपलब्ध रहेंगे कि वो जाकर के कर सके। प्राइवेट आदमियों के लिए भी जो चार्जेस हैं वो जो सामान्यतः होटल के चार्जेस है उससे कम रखे हैं। सबसे ज्यादा इसमें दिल्ली के हरियाणा भवन के 2000 रुपया रखा है, गुरुग्राम का 1000 रुपया रखा है, गुरुग्राम का 1500 रुपया है, पंचकुला का 1000 रुपया है, और ऐसे ही बैनमोर और मसूरी, उसमें जो वीआईपी सूट भी एक वहां है, तो वीआईपी सूट भी बुकिंग करा सकेंगे। बाकी जगह पर वीआईपी सूट नहीं करा पाएंगे, लेकिन वहां वीआईपी सूट, क्योंकि वो हमारे में से कोई जाना बहुत किसी का होता भी नहीं है, तो उसको भी कोई कराना चाहता है तो 3000 रुपये पर डे के हिसाब से उसको वीआईपी करा सकते हैं। और सामान्य कमरे जो हैं वो 2000 जैसा दिल्ली का रेट है, वो उनके लिए 2000 रुपया रहेगा। जो एंटाइटल लोग हैं उनके रेट अलग अलग पहले से हैं। वो जिनके एंटाइटलमेंट है उनको नाम मात्र नॉमिनल सा उसका एक पैसा होता है वो उनको देना पड़ेगा, ताकि वहां के जो सामान्य खर्चे हैं, बिजली का या कोई और छोटे छोटे खर्चे होते हैं, वो व्यक्ति एंटाइटलमेंट होने के बाद भी उनसे वो लिया जा सकता है। और इसकी बुकिंग ऑनलाइन पेमेंट यानी गेटवे आईडीबीआई बैंक के साथ उसको जोड़ा गया है, ताकि वो पेमेंट उसी समय बुक कराते समय वो करवा सकते हैं। रिफंड भी लेना हो तो 24 घंटे पहले, बुकिंग का जो दिन है उससे 24 घंटे पहले करवाना चाहें तो 20% की राशि कटवा करके वो पैसा वापस मिलेगा। लेकिन अगर केवल विदिन 24 घंटे आखिर में, उसमें कोई राशि रिफंड नहीं होगी। तो इस प्रकार के ये कुल मिलाकर एक फैसिलिटी दी गई है और प्रारंभ किया है। हो सकता है कि हमें महीना 2 महीने बाद इसमें से कुछ कठिनाइयां ध्यान में आएंगी, तो फिर हम सभी जो जनप्रतिनिधि अथवा अधिकारी बैठ करके विचार करेंगे, कुछ चेंजेस करनी होगी तो उस चेंजेस को भी हम कर सकेंगे। ये भी एक विषय आपके ध्यान में इसको लाना था। तो मोटे रूप से आज जो ये 3 पोर्टल बनाए गए हैं, जो लॉन्च किए गए हैं, इन तीनों का एक लाभ अपने को मिलेगा। परिवार पहचान पत्र की जो बात है उसमें निश्चित रूप से एक बात यहाँ जरूर जोड़ना चाहूंगा कि हमने इसको परिवार पहचान पत्र कहा तो हमारे विपक्ष के मित्रों ने कहा कि ये परिवार परेशान पत्र है। वास्तव में ये उनके लिए तो परेशान पत्र इसलिए है कि अब उनके परिवार के पास काम ही नहीं बचा है कोई, क्योंकि काम तो सब ऑनलाइन होने लग गए, पोर्टल पर होने लग गए, तो परेशान है कब काम करें क्या। जितने काम हमने कर दिए हैं पिछले 8-9 साल के अंदर, अब समस्या ये है कि उनको उसका कोई सूझता नहीं है कि जनता को इतने लाभ मिल रहे हैं, तो हम जनता को किस तरीके से कोशिश करते हैं तरह तरह से कुछ न कुछ बहकाना, भड़काना और उनको उकसाना, ये सब करते हैं, लेकिन वो इससे परेशान बहुत हैं। हम जहां तक कहते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे सुनिश्चितता हो गई है आम नागरिक को, खास करके गरीब नागरिक को। तो हम इसका नाम अगर दूसरा नाम देते हैं तो वो है प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल। तो ये है परिवार पहचान पत्र का असली अगर अर्थ लेना चाहेंगे तो हमको ये बताएंगे। तो इसलिए ये परेशानियां उनको आती हैं, पोर्टल से बहुत परेशानियां हैं। वो हर बार कहते हैं कि हर चीज पोर्टल, और पोर्टल की स्थिति ये है कि उनको अगर पूछा जाए कि कोई एक पोर्टल आपने जनता हित में कभी खोला है क्या, तो मैं देख रहा था कि ग्राम दर्शन पोर्टल जिसकी जो एक्सेस है हमने सभी विधायकों को दी है। तो किसी विधायक ने 50 बार, किसी ने 60 बार, किसी ने 100 बार ऐसे खोले हुए हैं। और हमारे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पोर्टल को पिछले 3 साल में
मात्र 2 बार खोला है। तो जो अपनी जनता की डिमांड्स को उसमें रिकमेंड करने के लिए इतने लापरवाह हैं, तो उनको पोर्टल से तो परेशानी होनी ही होनी है। इसलिए इस पोर्टल के माध्यम से जनता तक सीधे कैसे पहुंचे हैं, चाहे वो ग्राम दर्शन है, चाहे वो नगर दर्शन है, चाहे वो सीएम विंडो है, और अब हमने एक जन संवाद पोर्टल और जो बनाया है, कुछ दिन पहले उसको लॉन्च किया था, कि जो जनता से आई हुई जितनी भी डिमांड्स हैं, शिकायतें हैं, उन सबको डिप्टी कमिश्नर लेवल पर अथवा मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के ऑफिस से अथवा अधिकारियों के ऑफिस से उसमें अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद मार्क हो जाएगा संबंधित विभाग और उस अधिकारी को, और उस संबंधित अधिकारी और विभाग के जाने के बाद उसका जो निदान है वो उन्हीं को करना है। एक सेटअप सारे अपने सिस्टम में हर एक विभाग को ये बनाना होगा कि वहां हर चीज का, हर ऑफिस में नोडल अधिकारी इन सब पोर्टल्स को अध्ययन करने के लिए, खोलने के लिए और उसको फिर काम करने के लिए, क्योंकि उसकी एजिंग, उसकी जो काम न करने की जो आदत है, ये जो फाइल चलती रहती है, महीनों महीने लटकती रहती है, अब इसमें एनालिसिस हो जाएगा कि कौन सा काम कब उनको मिला और उसके ऊपर उन्होंने कब क्या किया। आखिर एक निश्चित समय में उसके ऊपर काम नहीं करते हैं तो दे विल टेक टू टास्क। आखिर अधिकारी और कर्मचारी, किसी की मजबूरी हो तो बताएगा मेरी ये मजबूरी है, मैं इस पर काम नहीं कर सकता, तो उसका रिप्लेसमेंट भी होगा। लेकिन हर चीज ऑनलाइन है तो उसको उसका काम करके और अप टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द लास्ट पर्सन जिसने वो ग्रीवेंसेस डाली हैं उसमें, उस तक सेटिस्फेक्शन हो। हाँ, काम करने का अगर लगता है कि काम हो ही नहीं सकता, ये भी जानकारी उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। कई बार कोर्ट केस होते हैं, कई बार विवाद कोई ऐसा होता है कि जिसके अंदर उसका अधिकार बनता ही नहीं है, तो ये जो सारी प्रक्रिया में से एक फाइनल उत्तर उसको मिलना चाहिए। हालांकि इन सारी चीजों में हमारे और भी कई सिस्टम पहले लागू हो चुके हैं, जैसे कुछ विभागों में सेवाएं राइट टू सर्विस के अंतर्गत उसके दिन निश्चित है, तो निश्चित दिनों में उनको सर्विस देनी होती है। अगर वो निश्चित दिन में नहीं देंगे तो ऑटो अपील सिस्टम के माध्यम से जो फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी है उसको जाएगा। 30 दिन वो भी नहीं करता तो अगले नेक्स्ट सेकंड अपेलेट अथॉरिटी को जाएगा। 30 दिन वो भी नहीं करते हैं तो राइट टू सर्विस कमीशन के पास चला जाएगा, और कमीशन उसमें संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई जो उनको उचित लगता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी वो करते हैं। ये अच्छी बात है कि 7 लाख के लगभग फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी को जो अपील्स गई वो कमीशन पर जाते जाते शायद 2,500 या 3,000 रह गई, बाकी फर्स्ट अपेलेट में और सेकंड अपेलेट में ये सब वहीं कंप्लीट होकर लोगों को लाभ इसका मिला है। तो अब अपने आप गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप के जो बिल्कुल घर के द्वार के ऊपर सरकार पहुंच करके कोई काम कर सकती है, तो इस नाते से ये सारे काम हमने किए हैं। थोड़ा अंतर है, नहीं अंतर ओवरलैपिंग नहीं, प्लेटफॉर्म एक ही होगा, काम उसी प्रकार होंगे, लेकिन सीएम विंडो पर तो आदमी किसी भी जगह पर जाकर के अपनी शिकायत जाकर दे सकता है, वो अपलोड कर सकता है। लेकिन ये जन संवाद वाली, ये किसी यानी मुख्यमंत्री के पास आते हैं, मंत्री के पास आते हैं या डीसी के ऑफिस में पहुंचते हैं, जो प्रत्यक्ष अपनी एप्लीकेशन वहां शिकायत के रूप में देते हैं, तो वहां से वो अपलोड होगी। आखिर में जाकर के डिपार्टमेंट में जो पहुंचेंगी तो चाहे उधर से आए चाहे इधर से आए, एक ही जगह पहुंचेगी, एक ही प्रकार का सोल्यूशन, उसका मॉड्यूल ये बनाया गया है। और उस सारे का एनालिसिस हमने जो सीएम डैशबोर्ड बनाया है, उस सीएम डैशबोर्ड के पास प्रतिदिन उसका एनालिसिस होगा कि किस विभाग की कितनी पेंडिंग जो सॉल्यूशंस या पेंडिंग एप्लीकेशन रह गई हैं जिस पर काम नहीं हुआ, और उसमें भी एज वाइज कौन सी ऐसी हैं जो 3 महीने पहले की अभी सॉल्व नहीं हुई, कौन सी 2 महीने पहले की, कौन सी महीना पहले की, और उसमें भी कौन कौन सी समस्याओं पर कितना समय लगता है, इस पर अलग अलग कारण जो होते हैं उसके हिसाब से उनको उसका जो लिया जाएगा। इसके साथ एक विषय और जो है वो आप निश्चित रूप से चिंतित होंगे ही, वो है कोविड-19 जो महामारी है दोबारा से, और ये थोड़ा फैलने लगी है। अब इसमें पिछले 1 सप्ताह में महामारी के लगभग 600 मामले ऐसे आए हैं। हर सप्ताह यानी 500, 600, 700 ऑन एवरेज 90-100 मामले रोजाना आते हैं। लेकिन इसके लिए हमारी सारी तैयारी है और इसका जो रिकवरी रेट है बहुत फास्ट है, अच्छा है। 99% अब रिकवरी रेट हमारा उसमें हो चुका है। कुछ एक केसेज बहुत नाम मात्र के जो अभी थोड़ा लंबे समय तक उनकी रिकवरी नहीं होती है, तो इसके लिए हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सब अच्छे प्रकार से तैयार है। चाहे वो पीडियाट्रिक्स का जो डिपार्टमेंट है, चाहे अन्य बेड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आइसोलेशन बेड्स हैं और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, ये सब जो पहले हमारी तैयारी कोविड के समय थी उनको रिवाइव सबको कर लिया है।
बीच में चूंकि एक काल ऐसा आया था जब इनकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी, तो थोड़ा जो ढिलाई आई थी उस ढिलाई को हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने और बाकी भागों ने उसको सबको पूरा कर लिया है। इसमें चाहे वो वेंटिलेटर्स हों, पीएसएज हों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हों, बीआई पैप, फिर हाई फ्लो नेजल कैनुसिला, जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे बताए गए हैं। अब नहीं, वो तो वैक्सीनेशन का तो लगातार हमने 2 राउंड पूरे कर लिए थे। तीसरे राउंड में जिन लोगों को अलग से उसका क्या प्रिकॉशनरी बूस्टर डोज वो छूट दी थी, भी वो जिनको लगाना लगवा लें और बड़े। चलिए हेल्थ के डिपार्टमेंट से जरा, है ना, तो वो देखेंगे। तो फिर भी हम अलर्ट भी हैं और कहीं कोई इस प्रकार का भी वैसा कोई चिंता करने का विषय ज्यादा नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और ये ग्लोबली ये जो एक नॉर्मल बीमारी की तरह चीजें चल रही हैं वैसे ये भी चल रही है। तो प्रश्न बाद में करेंगे जरा विषय थोड़ा कंप्लीट ऐसे ही एक विषय जो करंट है वो है फसल खराबे का। अब चूंकि ये कोई पूर्व में इसकी जानकारी भी नहीं होती और ये कोई किसी व्यक्ति के हाथ में भी नहीं है, एक नेचुरल एक जिस प्रकार का संकट आता है, कब वर्षा आ जाए, कब इसमें कोई मौसम खराब हो जाए। और इस बार तो मौसम का इस प्रकार की स्थिति बनी रही कि फसल पकने के बाद कटाई शुरू हो गई फसल की, और मार्च के बाद फिर अप्रैल में अभी 2 दिन भी पिछले वर्षा के निकले हैं। कई बार तो फसल निकली हुई होती है, मंडी में पहुंची हुई होती है, उसकी भी सुरक्षा करनी पड़ती है। फिर भी किसान का जो नुकसान है उस नुकसान में उसकी सहायता के लिए सरकार हमेशा तैयार है। हालांकि ये बात भी ठीक है कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत से किसानों ने अपना बीमा कराया है और धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ रहा है। अब लोगों को पता लगता है कि वहां बीमा कराएंगे तो आसानी से वो सारी चीजें, उसका सर्वे भी हो जाता है, उसका नुकसान भी समय पर तय हो जाता है। कहीं कठिनाई आती है तो फिर सरकार इंटरवीन करना होता है, वो करते हैं। जिन्होंने बीमा नहीं कराया है उसको सरकार जो है कंपनसेशन उसके रेट हैं वो हम देते हैं। अब चूंकि देरी से हुआ है तो इसमें असेसमेंट में थोड़ी कठिनाई आई है, फिर भी स्पेशल गिरदावरी का काम उसको हमने 30 अप्रैल तक 30 अप्रैल तक का टाइम दिया है कि उसका सारी की गिरदावरी, क्योंकि गिरदावरी 30 अप्रैल तक फसल तो कट चुकी है, लेकिन उसमें सैंपल बेसिस लेकर के और उसका एनालिसिस करना और वो एनालिसिस करके कितना खराबा हुआ है तो 30 अप्रैल तक असेसमेंट पूरी करके तब तक फसलें काफी मंडी में भी आ चुकी होंगी, तो मंडी की प्रोक्योरमेंट के हिसाब से भी उसको एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। अभी तक जानकारी यह है कि गेहूं का नुकसान बहुत बड़ा जितना सोचा जा रहा था उतना नहीं है। 10%, 15%, 20%, मोटे तौर पर काफी जिलों में इतना ही है। 25% तक तो कंपनसेशन जो है वो किसान को ही हम कहते हैं वो अपना उसमें यानी क्लेम की अपेक्षा न करे। 25% से ऊपर होता है तो फिर क्लेम उसको दिया जाता है। जो भी क्लेम बनेगा वो मई के आखिर में, अब इसके आंकड़े नहीं है तो ठीक से नहीं हो करा। गिरदावरी के आखिरी 2-3 दिन है, उसका कई बार क्या होता है डीसीज और एसडीएम्स को 5%, 10% शायद कुछ मात्रा है वो दी जाती है। तो भी कोई आंकड़े हो तो बता दें आप। सर 17 लाख एकड़ जो दर्ज हुई थी खराबे की, उसमें से 15 लाख एकड़ की जो वेरिफिकेशन हो चुकी है, सिर्फ 2 लाख एकड़ की रह। हाँ तो बस हो जाएगी 30 तारीख तक सब। मई में मुआवजा, मई में जो मुआवजा होगा वो जितना जिसको बनेगा उस हिसाब से दे दिया जाएगा। मंडियों को कुछ आया सर, कितनी आई है? हाँ, मंडी में 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं ये अभी तक जो है आ चुकी है, जिसमें से 32.5 लाख मीट्रिक टन ये सरकारी एजेंसियों ने खरीद कर ली है। और अभी ये 9 लाख जिसको कहना चाहिए शेष है, लेकिन वो तो रोटेशन में जैसे रहती है उतना ही है। मंडी का उठान की एक समस्या थी, वो हमने डीसीज को लिख दिया है कि जहां कहीं समस्या ठेकेदारों से आ रही है वहां वो अपने हाथ में लेकर के, और जो भी कोई अलग प्रबंध जैसे पहले भी करते रहे हैं, आड़तियों से बात करके, और आड़तियों के अगर ट्रक होते हैं तो उनके लेंगे, और बाहर से भी लेना है तो उनके सिक्योरिटी ले करके और उनको ट्रकों को उसी रेट पर जो रेट जो है देखिए वो रिलैक्सेशन, क्योंकि सेंटर ने उसमें एक कट लगाया था, लेकिन हमने घोषणा कर दी थी उसी समय कि जो भी पैसा है, नमी की छूट नहीं है उसमें, केवल उसका लस्टर लॉस और उसका जो दाना जो है बारीक दाना कटा हुआ, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकन, हाँ ब्रोकर और शेवर्ड जो दाना होता है उसका जो परसेंटेज है उसमें जो पैसा अगर उनका कटेगा तो स्टेट गवर्नमेंट जो उसको कंपनसेट करेगी, किसान से वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन नमी में छूट देना संभव इसलिए नहीं है
नमी की छूट दें तो फिर गीला अगर खरीदा गया और वो पैक हो गया, उसकी पाइज लग गई, तो फिर उसको कोई संभालता नहीं और फिर अंदर अंदर किसान के लिए राहत रहती थी ना जी कि नमी की छूट लेके जो सरकारी तौर पर सुखाया ही जाता था। क्या होता है कि इसकी शिकायतें बहुत आती हैं। हम यही कहते हैं कि अब क्योंकि नहीं अपने आप भी वो करके लाए, और नहीं है तो वहां जब धूप निकलती है तो उसको सुखाएंगे, सुखा करके नहीं। धान में जरूर है, धान का कोई शेलर जो है वो लेके जाते हैं, शेलर में बहुत बड़े ग्राउंड उनके पास होते हैं, वो फिर सुखाते हैं, सुखा करके फिर उसका साथ साथ चावल निकालते हैं। धान जो है इतने लंबे समय तक स्टॉकिंग भी नहीं होती, ये स्टैकिंग जो है गेहूं की होती है, कभी कभी तो 2-2 साल 3-3 साल नहीं उठ पाता है। हालांकि अभी ये जो लस्टर लॉस वाला या ब्रोकन श्रिवल्ड ये है, ये प्रायोरिटी पर पहले यानी लिफो सिस्टम से उठाया जाएगा, बाकी नॉर्मली फिफो सिस्टम से उठाते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ताकि दाना बाद में ज्यादा खराब ना हो, तो अब लास्ट वाला ही सबसे पहले उठाया जाएगा, तो इसलिए उसका ध्यान रखा जाता है। पिछले साल की बराबरी आ रही है लोगों को। हाँ, कोई कमी नहीं है। उन्हें कुल मिलाकर के जो लॉस सोचा जा रहा था वैसा नहीं है। तो लॉस मैंने जैसे बताया 10% 15% का ही लॉस है, और हमें लगता है कि ये 60 लाख मीट्रिक टन उसके बराबर तक पहुंचेगा, उसे कम नहीं रहेगा। सरसों भी 1 लाख और 2,12,000 मीट्रिक टन सरसों ये प्रोक्योर हो चुकी है। इसमें प्राइवेट एजेंसियों ने भी कुछ खरीदी है, फेड ने भी खरीदी है, क्योंकि जब रेट जो है एमएसपी से ऊपर बिकती है तो प्राइवेट लोग भी उसमें खरीदते हैं। हालांकि इस बार अपेक्षा तो ज्यादा थी कि बहुत ज्यादा प्राइवेट में ही जाएगी सरकार को, जैसे पिछले साल नहीं मिल पाई, लेकिन वर्षा के कारण से, कुछ खराब होने के कारण से, तो प्रायोरिटी जो है वो किसानों की जब ज्यादा बिकती है तो जाएगी, और कम बिकती है वो भी ठीक जो किस्म की है, जो पैरामीटर सरकार के हैं उस नाते से सरकार खरीदती है। एफएड के नाते अगर बहुत कहीं खराब है वो कम रेट पर जाती है तो वो भी प्राइवेट में ही। नहीं, एफएड एमएसपी पर ही लेगा। अभी तक हाँ, अभी तक ऐसा नहीं है कहीं उन्होंने उत्साह में उन्होंने कहा हो या किसी और ने लगा दिया हो। उन्हें कई बार उत्साह जो है वो दूसरे लोग भी कर देते हैं, जो जिम्मेदार आदमी ना भी करे तो उत्साह दिखाने वाले लोग तो बहुत लगा देते हैं। हाँ, जो बयान वापस हो गया तो फिर उत्साह हो ना हो कोई खास बात नहीं है। एक चीज जो लगातार हमारे मित्र समय समय पर कहते हैं, हालांकि बहुत चीजों में दम नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो हमको स्पष्ट करनी जरूरी होती हैं तो उसकी जानकारी भी हमको देनी होती है। जैसे ये सरकारी नौकरियों का विषय आता है, सरकारी नौकरियों में अभी तक आंकड़े सब आपके सामने भी हम बार बार बताते हैं, फिर बता रहा हूं कि उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में सरकारी नौकरियां कुल 80,000 के आसपास दी थी, 80,000 81,000 10 साल में पूरे। हमने अभी तक 8.5 साल में 1,02,000 नौकरियां हम दे चुके हैं, और विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, जिसमें ग्रुप सी की और ग्रुप डी की ये, और उसके अलावा जो अध्यापक हैं पीजीटी वगैरह, और पुलिस के भी 5,000 उसमें, तो सब मिलाकर के 60,000 के आसपास नौकरियां और हम 6 महीने में दे देंगे। यानी 1,62 9 साल में हो जाएंगी। इनकी 80 जो है वो 10 साल की हैं, तो डबल संख्या हमारे 9 साल में हो जाएगी। 10वां साल जब शुरू होगा उसका जो अलग से आवश्यकता होगी वो हम करेंगे। तो एक आंकड़ा ही आपको मैं इसको अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि लास्ट ईयर में कितनी रिक्वेशन आती है वो तो डिपार्टमेंट्स के ऊपर निर्भर करता है कितनी वो देते हैं। हाँ, लेकिन एचकेआरएम की सब जोड़ लेंगे तो ये 2 लाख से ऊपर हो जाएगी, क्योंकि एचकेआरएम की भर्ती को हम उस प्रकार की भर्ती नहीं मानते। वो आवश्यकता के हिसाब से जितने समय की डिमांड होती है उतने समय के लिए ही उनको लगाया जाता है। और एक चीज और जो आपके सामने उल्लेख करूंगा कि इस पेंशन के नाते से, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है जिसके बारे में कहते हैं इतनी कट गई, ये हो गया वो हो गया, अब ये पेंशन की संख्या भी 2014 में ये संख्या थी जब वो छोड़ करके गए थे 21.82 लाख, 21,82,000, और अभी जो है 30,78,000 है। यानी 9 लाख लोग एक प्रकार का ये माने कि 45% उसमें वृद्धि हुई है। इतनी भी संख्या ज्यादा बढ़ी, चलो संख्या भी बढ़ गई। फिर जहां तक इसका जो टोटल एक्सपेंसेस है, उनके समय में ये टोटल एक्सपेंस साल का होता था 2618 करोड़, महीने का 218 करोड़ था, तो साल का 2618 करोड़, और हमारा अब जो है 2,618 करोड़ की जगह सालाना 10,157 करोड़ होता है।
यानी 8,500 करोड़ ज्यादा, उनके सारे फिगर से रफली 4 टाइम्स, 4 गुना ज्यादा हम जो है समाज में पेंशन के नाम से पैसा दे रहे हैं। और अगर ये 1 साल का अंतर देखा जाए तो ये 8.5 करोड़ 7.5 करोड़ बैठता है, तो 7,500 करोड़, तो 7,500 करोड़ जो दुनिया भर की वो सारी बातें करते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उनके जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन कई प्रोजेक्ट से ज्यादा हर साल 7,500 करोड़ रुपए ज्यादा जा रहा है। कैटेगरी भी बढ़ाई है, राशि भी बढ़ाई है। उस समय तो 1,000 रुपए छोड़ के गए थे। अगर 2002-03 में तो शायद 600 करोड़ कितने, 600 रुपया थी, कितनी थी, 300 रुपया नहीं, जब 4-5 में ये लोग आए थे 300 से सीधी 1,000, हाँ तो 600, हाँ 300 से 600 रही होगी। मानो जो इनके स्टार्टिंग में 2004 में 600 थी, जो आज इस समय 2,550 है। तो उस नाते से कितना जनता को सोशल पेंशन के नाते से लाभ मिल रहा है हरियाणा में, इसका कभी भी वो चर्चा करेंगे भी नहीं। करेंगे तो उनका हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि जैसे वो लोन की बात करते हैं, इसकी करते हैं, उसकी करते हैं, उनको हिसाब किताब वास्तव में आता नहीं है, हिसाब किताब सिखाना पड़ता है। वो तो वही है, 2-2-5 होते हैं, इस प्रकार से चलने का उनका अभ्यास होता है। तो हम अड़े हुए नहीं है, मैं अपनी ठीक बात जो होती है उसी को कहता हूं, अड़ने का विषय थोड़ी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हम सब पढ़े लिखे हैं। क्यों व्हाइट पेपर लाए? व्हाइट पेपर तो तब लाया जाता है जब कोई हमें लगता हो कि इसमें कोई गड़बड़ है, कोई और बात नहीं। हमें गड़बड़ है, जिस किसी को गड़बड़ लगती है तब वो व्हाइट पेपर लाता सरकार में। हमारे पास, हम उनके समय हम व्हाइट पेपर लाए थे 2015 में, उसको आप पढ़ के देखेंगे तो उनके जो सारे क्लेम थे उसमें कितने विपरीत बातें निकली थी, आज भी लिखित है, आज भी वो रिकॉर्ड पर है। आप रिकॉर्ड पर लाएंगे तो व्हाइट पेपर तब लाया जाता जब किसी की बात को लगता हो कि उसकी गलत सिद्ध करनी, हमारी गलत है ही नहीं है, तो हमको अपनी बात को गलत सिद्ध करने का कोई कारण भी नहीं है। जो हम कहते हैं वही है, यही हमारा व्हाइट पेपर है। हमारा बजट का जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा व्हाइट पेपर है, अलग नहीं है कोई। देखिए, कुल मिलाकर के चलिए, एक तो ये विषय था। दूसरा, 2 एक विषय और जो आपको बताने हैं मुझे, उनको एक तकलीफ और भी है। असल में एक तकलीफ उनकी ये है, कि कभी किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल से वो इतने विचलित इसलिए नहीं हुए, किसी मुख्यमंत्री ने इतने लंबे समय तक उनको बाहर नहीं रखा, और ये रिकॉर्ड हाईएस्ट है। अगर आज देखा जाए तो 3,3100 दिन लगभग हो गए हैं, तो 3,000 या 3100 दिन तक किसी एक मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को बाहर नहीं रखा, 66 से लेकर आज तक। वो भी अगर कोई एक समय है, मैं तो बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड ही है कि कभी उनको बाहर रखने वाला ऐसा मुख्यमंत्री मिला ही नहीं है। सब कोई 200 दिन बाहर रख पाया उनको, कोई 600 दिन को, मैक्सिमम बंसीलाल जी ने एक बार रखा था 4 साल, 4.5 साल, फिर चौटाला जी ने 5 साल जो रखा। तो एक मुख्यमंत्री से वो इतना कभी भी परेशान नहीं हुए जितनी उनकी परेशानी अब बढ़ी है। आज कम से कम उस सारे मामले में हम हाईएस्ट हो गए हैं, और आज कम से कम हाईएस्ट हैं। आगे का टारगेट नहीं रखना, जनता की सेवा करते करते, और जितना समय जनता की सेवा करेंगे वो अपने आप ही टारगेट बनेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। नहीं, ऐसा भी बनाना ना, आगे भी कोई और ना तोड़ सके कोई। एक विषय मैंने आपके सामने रखना है कि अभी मेरा जो टूर प्रोग्राम चला है, जिसके अंदर खास करके हर जिले में मैं 3-3 दिन के लिए जा रहा हूं, 2, 3, 4 यानी अप्रैल, ये मैं भिवानी जिले में गया था, तो उसमें 3 विधानसभाओं के 15-16 गांव मैंने कवर किए थे। वैसे ही अब पलवल जिले में ये तारीखें भी शायद 11, 12, 13, 14 क्या थी, हाँ 12, 13, 14, तो 3 दिन ये भी मैंने किया। बहुत ही अच्छे सफल कार्यक्रम मैं कह सकता हूं, क्योंकि मेरा उसमें दोनों पर्पस थे। एक तो हम यहां बैठ करके लगातार कोविड के दिनों में भी अपनी सारी फोकस रहा कि जनता को क्या करना, कैसे करना। अब उसके बाद लगातार हमारी सरकार सारी उसकी डिलीवरी सिस्टम को जरा मजबूत करने के लिए लगी रही, लेकिन अंत में नीचे डिलीवरी कितनी पहुंची कितनी नहीं, क्योंकि आखिर राजीव गांधी जी की उस बात को तो हमें सत्य करना ही पड़ेगा
जिसमें उन्होंने कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं और नीचे जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं, तो हमें भी देखना पड़ता है कि ऊपर से हम जो भेज रहे हैं नीचे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो खुशी की बात यह है कि जो सिस्टम हमारे हमने बनाए हैं उन सिस्टम से जनता बहुत प्रसन्न है, और ओवरऑल गांव के गांव में कहीं 500 लोग, कहीं 700 लोग, कहीं 1000 लोग जितने भी मिले हैं, और मैंने तो हाथ खड़े कराए हैं। जैसे उदाहरण के लिए ई टेंडरिंग, इतने प्रसन्न हैं लोग, आप में से कोई शायद रहा हो, मुझे 1-2 लोग मिले भी हैं, तो ये गवाह है उस बात के। ई टेंडरिंग में कहते हैं आपने बहुत बढ़िया ये काम किया, और इसमें कमीशन खोरी जो है सारी जो नीचे लेवल पर चलती थी वो सारी बंद हो गई। विरोध भी इसी कारण से हो रहा था, बल्कि वहां के सरपंच जो थोड़ा बहुत इस ओर स्वर उठाते भी रहे होंगे, तो उन्होंने कहा शुरू में हमें ये लगा, लेकिन बाद में लगा ये तो बहुत बढ़िया है, हम तो इसमें से बच गए। और वास्तव में सरपंचों के खिलाफ जो तलवार लटकी रहती थी, आज भी 1000 से ऊपर सरपंच ऐसे हैं जिनके पिछले रिकॉर्ड गायब हैं। अब उसके खिलाफ क्या करना होगा जरा विचार करेंगे, लेकिन अब आगे ये समस्या नहीं रही, उनको रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं, हर एक चीज ऑनलाइन आ जाएगी, पोर्टल पर रहेगी, और वो जो बैक उनका जो ऑफिस है, बैक ऑफिस में वो डाटा बना रहेगा, कभी भी निकाल लो उसको। तो इसलिए वो सब इसमें प्रसन्न है। ये 2 जिलों की अभी के बाद आप अधिकारियों की भी कुछ ड्यूटी लगा रहे हैं ऐसे प्रोग्राम में भी एक्स्ट्रा? नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, अधिकारियों को जितने काम वो तो है ही है। तो मैं और 1-2 चीजें आपको बताकर खत्म करता हूँ। ऐसे दूसरा विषय जो मैंने वहां नौकरियों का, यानी 8-10 साल पहले नौकरियों की क्या स्थिति थी और आज नौकरियां कैसे मिलती हैं, इतना अति उत्साह था लोगों में कि पहले बंडल के बंडल, ढेर के ढेर हमको पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे, नौकरियां रेट था। एक व्यक्ति ने तो ये कहा कि आपकी सरकार के कारण से मेरा 25 लाख बच गया। मैं समझा नहीं कैसे बच गया 25 लाख। तो बात तो नौकरी की कर रहा था कि मेरा बेटा नौकरी लगा है, अगर यही कांग्रेस सरकार होती तो ये 25 लाख रुपए मिलती। मैंने कहा आपको कैसे पता? कह लेंगे मैं पहले कांग्रेस में था, वो स्वयं कांग्रेस में था। आज चूंकि उसने आस्था जताई हमारे अंदर, आ भी गया, तो उन्होंने कहा कि वहां ये नौकरी 25 लाख से नीचे नहीं मिलती। अब ये भ्रष्टाचार के इतने नंगे नाच सारे के सारे सामने आ रहे हैं और जनता इन चीजों से बहुत प्रसन्न है। इसलिए बहुत से उदाहरण ऐसे हैं, और हमने काम भी जो है लगातार जो वहां किए हैं, दोनों दौरों में मैंने कुछ घोषणाएं भी की हैं। जैसे पलवल में लगभग 300-325 करोड़ की घोषणाएं वहीं सारे उन गांवों से संबंधित, और एक रेन्यूअल का प्रोजेक्ट है, वो उन्हीं गांवों के अंदर आवश्यकता ज्यादा थी पलवल जिले में ही, उसकी मैंने घोषणा की। 200 करोड़ रुपए का तो अकेला वो प्रोजेक्ट है, बाकी कहीं 10 करोड़, कहीं 5 करोड़, ऐसे करके हर एक गांव में इन सब योजनाओं को जो तुरंत लागू करने की थी तुरंत लागू की है। जो उनकी डिमांड्स थी वो हम सब लेके आए हैं, उसकी फिजिबिलिटी 1 महीने के अंदर करके, और इन दोनों जिलों में अलग से बताएंगे कि हाँ इनके कितने प्रोजेक्ट हमने स्वीकार कर लिए हैं। क्योंकि डिमांड्स बहुत आती हैं, पहले डिमांड आई नहीं होती है, तो बाद में जब आती है उसको साथ लेके आते हैं। और ये सारे काम भी, एक भिवानी जिले में जो मैंने घोषणा की थी कि जितने भी महाग्राम हैं, इन महाग्राम में सब जगह एक ट्रैक्टर ये उपलब्ध कराएंगे स्वच्छता के लिए, ट्रैक्टर ट्रॉली, और उसके लिए एक आदमी जो पहले नौकरी है उसमें साथ में एक आदमी ट्रैक्टर को चलाने वाला भी साथ में रहेगा। और इसमें पंचायतों के साथ एक जो हमारा शेयरिंग बेसिस के ऊपर फंडिंग है वो करेंगे। 75% स्टेट करेगी और 25% उस पंचायत के पैसे में आएगा। लगभग 5 लाख से 8 लाख कोई भी ट्रैक्टर कौन सा लिया जाएगा वो देखेंगे, लेकिन इतना खर्च उसमें 5 से लेकर 8 लाख तक खर्च आएगा हर गांव के लिए। भिवानी जिले के लिए एक दुलेढ़ी गांव है, दुलेढ़ी गांव में दुलेढ़ी मॉडल ये स्वच्छता अभियान, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दुलेढ़ी गांव के नौजवानों की प्रशंसा की थी जो आज स्वच्छता अभियान में लगे थे। तो उस गांव में मैं स्पेशल गया था। उस मॉडल को पूरे भिवानी जिले में छोटे बड़े सब गांव में किया जाएगा। अभी पलवल जिले में जो महाग्राम है, इन सब महाग्राम की फिरनी जो चारों तरफ गांव के रास्ता होता है, उसको जहां पहले बनी हुई है तो उसकी मुरम्मत की आवश्यकता वो करेंगे। कई जगह बीच बीच में हिस्से नहीं बने हुए, कोई कब्जे के कारण से, कुछ और कारण से, उनको पूरा कराएंगे। और जहां पूरी नहीं बनी है उन सबको पूरा नया बनाने का काम, और ये पंचायती राज के माध्यम से होगा। एक ये नई घोषणा वहां भी मैं करके आया हूं। तो ऐसे अलग अलग जगह पर तालाबों की महाग्राम की हमारी पहले ही चल रही है, और पलवल जिले में तो मैं स्वयं कुछ तालाबों को देखने के लिए गया। कई जगह तो अब खुदाई चल रही है, जो उसका काम हो रहा है, बरसात से पहले कंप्लीट हो जाएगा। कुछ गांव में तो कंप्लीट होकर के पानी भरा भी जा चुका है, और अब साफ पानी, जो बिल्कुल पोल्यूटेड वाटर था जहां ओवरफ्लो कर रहे थे, उसमें साफ पानी, और आज पशु भी वहां पानी पीते हैं। तो इस प्रकार के तालाबों की स्थिति वो जो है वो अच्छी बनी है। आप लोग पूछ रहे हैं कि अगला गांव कौन सा, अगला जिला कौन सा, तो मैंने तय किया है कि कुरुक्षेत्र जिला 1, 2, 3 मई 3 दिन के लिए ये कुरुक्षेत्र जिले का ये कार्यक्रम रहेगा। 2 कार्यक्रम साथ में और आपको बता रहा हूं
कि अभी 23 अप्रैल को कैथल जिले का एक गांव है धनौरी गांव में जो धन्ना भगत एक संत हुए हैं, तो धन्ना भगत की जयंती मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां आएंगे। तो वहां के 2 जिले, कैथल जिला, जींद जिला, ये दोनों, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर गांव है बिल्कुल, वहां धन्ना भगत जी का एक मंदिर भी है। हाँ, तो स्टेट लेवल कह सकते हैं, या कंसर्ट मेनली तो 2 जिले कंसर्ट करेंगे, आसपास के जो लोग आएंगे, लेकिन धन्ना भक्ति जयंती उसमें मैं स्वयं जाऊंगा और भी जितने संत हैं, बाकी पदाधिकारी, नेता सब आएंगे, तो एक कार्यक्रम करेंगे ऐसे। हाँ, उपराष्ट्रपति जी भी आएंगे। 23 अप्रैल को उपराष्ट्रपति जी का भी आगमन होगा। हमने निमंत्रण दिया था, वो बड़े सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया कि धन्ना भगत की जयंती कभी किसी ने मनाई नहीं है, हरियाणा ने पहल की है। कुछ लोगों को तो तकलीफ भी बड़ी हो गई शुरू, हम तो कहीं और लगे रहते थे, ये कहीं और से कहां से निकाल के ले आए धन्ना भगत है। तो हमने कहा भी देखो, समाज में ऋषि मुनियों का, संतों का अपना एक स्थान है, तो आप संतों को छोड़ करके और किसी और के पीछे लगते रहोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसी प्रकार एक कार्यक्रम तय किया हमने आज ही, 4 मई को महंत गोरखनाथ, उनका एक कार्यक्रम किया जाएगा करनाल में। महंत गोरखनाथ 4 मई को, तो ये करनाल में कार्यक्रम होगा। आज ही समाज के लोग आए हुए थे, सबने उन्होंने बैठ के तय किया कि हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि गोरखनाथ जी का भी अपना एक बड़ा महत्व रहा है और गोरखपुर उनकी एक प्रकार से पीठ है। हाँ, तो उसमें हमारे महंत बालकनाथ जी, वहाँ योगी जी हैं, यहाँ महंत बालकनाथ जो है उसको वो एक प्रकार से उसकी अध्यक्षता वो करेंगे। तो मोटे रूप से इतने सब विषय थे। और अब कोई प्रश्न होगा? सर, ये 2 दौरे जो हुए उसमें 1 रुपए की आपने बात की थी कि अब 1 रुपए का कितना पैसा मिलते जा रहा है जो आपने? देखिए, अब चूंकि सारे सिस्टम ऑनलाइन है, अब कहीं भी लीकेज नहीं हो सकता। यहाँ से जाने में देर हो सकती है, लेकिन जिस दिन जाएगा उसी क्षण नीचे पहुंचेगा। अब डीबीटी की स्कीमें हो गई हैं। आज तो किसी की मानो के